नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। सूचना मिली है कि अभी हाल ही में चीन के कुछ डिप्लोमेट्स राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर के रेशम बाग स्थित मुख्य भवन में गए थे और उन्होंने वहां पर लोगों से बातचीत की और उसको कायदे से देखा। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बनाने वाले डॉक्टर हेडगेवार के भवन पर भी जाना चाहते थे, जो वहां से थोड़ी दूर पर है, लेकिन बहरहाल वहाँ किन्हीं वजहों से नहीं गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रेशम बाग कार्यालय में वो गए और काफी देर तक रहे, जो भी बातचीत उन्होंने की हो। गौर करिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय एक दिल्ली के झंडेवालान में भी है, लेकिन वहां नहीं गए, सीधे मुख्य कार्यालय में गए जो नागपुर के रेशम बाग में है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, स्वतंत्र भारत है, जो चाहे जहां आ जा सकता है। लेकिन इस खबर को सायास दबाया गया, जैसे कि भारत के राष्ट्र में जो राष्ट्र के लिहाज से जो बुरी खबरें हैं उनको दबाया जाता है। जैसे बेरोजगारी के बारे में आपको कोई खबरें नहीं मिलेंगी, नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही, इसको लेके आपको कोई खबरें नहीं मिलेंगी। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसको लेके आपको कोई खबर नहीं मिलेगी। वर्ल्ड बैंक से भारत का ऋण जो है वो कई गुना बढ़ गया, इससे संबंधित आपको कोई खबर नहीं मिलेगी। चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया, इससे संबंधित आपको कोई खबर नहीं मिलेगी। वो ठीक बात है, वो खबरें सब पता चल जाती है लोगों को, लेकिन बहरहाल आधिकारिक रूप से मुख्य धारा की मीडिया के द्वारा ये सब खबरें आपको नहीं मिलेंगी। उसी तरीके से चीन के डिप्लोमेट्स राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रेशम बाग स्थित कार्यालय में गए, मुख्य भवन में गए, वहां पर रुके। जो भी बातचीत उन लोगों ने की होगी, इससे संबंधित खबरें आपको मुख्य धारा की मीडिया में कहीं नहीं मिली होगी, लेकिन बहरहाल वो लोग गए और वहां पर रुके। अब बात को आगे शुरू करने से पहले चलिए थोड़ा सा पीछे से बात को शुरू करते हैं। पीछे क्या, बल्कि पूरी जो घटना है इसकी मध्य से बातचीत को शुरू करते हैं। आप सब लोगों को याद होगा कि जब अपने मोदी जी आए थे प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो उनके चीन के दौरे बहुत लगते थे और वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी लेकर के कई बार भारत आए और उनसे उनके स्वागत में इतना अभिभूत रहते थे कि गुजरात में बाकायदा दीवार बना दी गई कि वो उनकी गुजराती गरीबी न देख पाए, और साबरमती के तट पे झूला झूल रहे थे। ये सब सारी बातें थे, आप लोगों के जहन में भी याद ताज़ा होंगी। लग रहा था कि अब शी जिनपिंग से बड़ा कोई सम्मानीय अतिथि हिंदुस्तान के लिए अब कोई बचा ही नहीं। जिस तरीके से वो आ रहे थे, जिस तरीके से मोदी जी जा रहे थे, और तपाक से दोनों लोग एक दूसरे से मिल रहे थे और बढ़िया चाय पी जा रही थी, वो सब आप लोगों को याद होगा, झूला झूलते। उसके बाद फिर क्या हुआ वो भी आप लोगों को याद होगा। गलवान वैली में चीन ने कब्जा कर लिया और वो वहां पर, अब जैसा, हालांकि भारत सरकार तो कहती है कि न कोई घुसा, न आया न गया, लेकिन बहरहाल दूसरे स्रोत कहते हैं कि बहुत बड़ा हिस्सा चीन ने फिर कब्जा कर लिया है वहां पर कश्मीर। और इसके अलावा एक चीज और भी है जिसमें गलवान घाटी के नाम प्रमुखता से आता है, जो नक्शे में भारत की दिखाई जाती थी, अब वहां पर उस पे चीन का, उसके कुछ हिस्से पे चीन का कब्जा बताया जाता है। और भारत सरकार की जो सूचना है उस पर तो उनके ही पार्टी के जो बड़े नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ही भरोसा नहीं किया और उन्होंने बाकायदा अदालत में मुकदमा दायर कर रखा है कि अदालत पड़ताल करके बताया कि चीन ने हिंदुस्तान की कितनी जमीन पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पड़ोसी से रिश्ता अच्छा होना ही चाहिए। अगर इस सिलसिले में अपने मोदी जी वहां गए तो वो बात भी समझ में आती है, लेकिन मोदी जी जिस उत्साह से मिलने चले गए चीन के साथ, वो उत्साह जो था थोड़ा ही हास्यास्पद भी कहा जाना चाहिए। जबकि चीन 1962 में दगा कर चुका था और उस दगा के सबसे बड़े, उस दगा को लेकर के सबसे ज्यादा निंदा करने वाला तबका जनसंघ और आज की भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अभी भी हाथ नचा नचा के और आंखें नचा नचा के बताते हैं, नेहरू जी की उस ऐतिहासिक भूल को बताते हैं। नो डाउट वो ऐतिहासिक गलती थी जो जवाहरलाल नेहरू से हुई, बहरहाल जो हुई सो हुई। लेकिन उस गलती को देखने के बाद फिर शी जिनपिंग के साथ झूला झूलने का क्या मतलब था, कुछ समझ में नहीं आया। यहां पर एक चीज मैं आप लोगों को और याद दिलाऊंगा, बात चलिए इसलिए बता रहा हूं। 1962 में जब चीन से धोखा खाया जवाहरलाल नेहरू ने, उसके बाद से जो 17 साल का इंदिरा गांधी का कार्यकाल चला, सबसे ज्यादा चीन के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे वो खरे बिल्कुल एकदम वो इंदिरा गांधी के जमाने में रहे। इंदिरा गांधी ने कभी भी चीन को कोई भी एडवांटेज नहीं लेने दिया और चीन के किसी भी डिप्लोमेट को जो था वो राजधानी दिल्ली के बाद आगे जाने की इजाजत नहीं थी। अगर उसको कहीं जाना होता था तो उसको प्रायर परमिशन लेकर के जाना पड़ता था, ये चीज है। जबकि
अपने रेशम बाग में जो चीनी डिप्लोमेट्स गए उनके बारे में जो खबरें आ रही हैं कि वो वहाँ गए, वहाँ रुके, सब कुछ किया, लेकिन भारत सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी थी तो उसने इसको सार्वजनिक नहीं किया। जैसा कि ये अपने आप में एक ऐसा तथ्य है जिस पर विचार होना चाहिए। और इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी ने जो चीन के कब्जा की, चीन को लागू मतलब लगाम लगाई रखी, वो तो लगाई रखी, उसके अलावा चीन की जो योजना थी कि सिक्किम और भूटान पर कब्जा करके जो भारत के नॉर्थ ईस्ट पे धौंस जमाना चाहता, जिसमें अभी भी वो कहता है कि अरुणाचल हमारा है, उस धौंस को हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से एक झटके में इंदिरा गांधी सिक्किम को हिंदुस्तान का हिस्सा बना लिया और भूटान को प्रोटेक्टेड स्टेट बना लिया, जिसके चलते नॉर्थ ईस्ट आज की तारीख में कहीं ज़्यादा सुरक्षित है बनस्बत तब के जब चीन एक अलग राष्ट्र, चीन से सटा हुआ सिक्किम एक अलग राष्ट्र हुआ करता था और भूटान भी एक अलग राष्ट्र था। अब भूटान तो अभी भी अलग राष्ट्र है, लेकिन प्रोटेक्टेड स्टेट है, यानी उसकी सुरक्षा का जिम्मा भारत के ऊपर ही है। इस तरीके से आप उसको भारत का एक हिस्सा मान सकते हैं भूटान को। ये तो हुई इंदिरा गांधी की बात। उसी के बरक्स वो इंदिरा गांधी जिनकी बुराई करते नहीं थकते और जिनके बारे में सोशल मीडिया पे अनर्गल प्रचार किया करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो इंदिरा गांधी थी जिन्होंने चीन से और पाकिस्तान दोनों से एक साथ भारत को बचाए रखा। ये उनका बड़प्पन था। और उनका बड़प्पन ये भी था कि उन्होंने कभी इसको लेकर के कोई बहुत अनावश्यक पॉलिटिकल माइलेज लेने की भी कोशिश नहीं की। अब वापस आ जाते हैं उस पर, क्या नाम है, अपने जो चीन के डिप्लोमेट सब रेशम बाग पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में। अब उसमें भी, अब एक बात यहाँ पे और सुन लीजिए, ये वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिसके जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत साहब, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ये कहा था कि हमको चीन को जवाब देने लायक तो होना ही चाहिए, और ये चीन हमारा एकदम निकटतम पड़ोसी है जिसको अगर हम जवाब देने लायक नहीं तो ये बुरी बात है। भारत सरकार को इतना मजबूत और ताकतवर होना चाहिए। लगता है कि इस चीन को जवाब देने का मन भागवत साहब ने खुद ही बना लिया और उसके चलते वो चीनी डिप्लोमेट रेशम बाग पहुंच गए। वो तो खैर चलो, ये तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक की बात है। यानी चीन को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सतर्क है कि चीन की जो इरादे हैं वो नेक नहीं है। और उसके बावजूद अगर चीन से फिर इस लेवल पे नजदीकियां बढ़ाई जा रही या उसको ये छूट दी जा रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वहां कार्यालय तक पहुंचे, तो ये मान के चलिए कि अब की अगर तीसरी बार चीन दगा करता है, क्योंकि वो अपनी आदत से बाज नहीं आएगा, जो जिसकी आदत होती है वो अपनी आदत से बाज नहीं आता, तो ये मान के चलिए कि अब की चीन अगर दगा करता है तो उस दगा का काफी कुछ जिम्मेदारी और दारोमदारी अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी आएगी। कायदे से तो होना ये चाहिए कि चीन जिसके साथ हमारा इतना बड़ा व्यापारिक, क्या नाम है, वो हमारा व्यापारिक लेन देन है और लगातार हम जो है वो उससे उससे चीन से हमारा आयात लगातार बढ़ता जा रहा है, निर्यात में पिछड़ते जा रहे हैं, बहुत ह्यूज जो है व्यापारिक गैप है और हमारी आर्थिक गतिविधियों पर चीन का लगभग काफी कुछ बहुत बड़ा दबदबा है। चीन हमको चारों तरफ से घेर भी रहा है। मालदीव उसके शिकंजे में है, ऋण के शिकंजे में, श्रीलंका उसके ऋण के शिकंजे में है, नेपाल पर वो अपने ऋण का शिकंजा बढ़ाता जा रहा है। ऐसे चीन का जो है ऐसे चीन के डिप्लोमेट्स का भारतीय जनता पार्टी के पितृ संगठन और वो भारतीय जनता पार्टी जो चीन के नापाक इरादों पे कोई लगाम नहीं लगा पा रही है, और ऐसे चीन के डिप्लोमेट्स का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय तक पहुंच जाना और उस खबर को साया छिपाना, ये कहीं ना कहीं ये जताता है कि अगर अब की कोई गड़बड़ होती है तो उस गड़बड़ के लिए जिम्मेदार बहुत सारे कारक तो होंगे, सो होंगे ही होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी होगा। देखिए क्या होता है। चीन अगर वहां तक पहुंचा है तो इसके आगे भी जाएगा, ये मान के चलिए। अब अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।